कर लो जी ज्वाइन सब लोग। अच्छा जी, आप में से कोई मुझे ये बता दे कि आवाज़ मेरी ठीक आ रही है। यू कैन रेज योर हैंड एंड लेट मी नो इफ माय वॉइस इज क्लियर। एनीवन? जी हमाद, आवाज़ ठीक आ रही है? यस सर, यस सर, क्लियर आ। ओके ओके ओके। अपनी फ़ोटो चेंज करो यार। ओके अच्छा जी। कोई प्यारी सी फ़ोटो लगाओ ना यार, ऐसे थोड़ी। हाँ जी, म्यूट कर दें जी। अच्छा, मैंने आपको आभास का क्वेश्चन दिया था जिसमें आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाना था, ठीक है? उसमें अगर किसी को कोई मसला आया है तो वो शेयर करें मेरे से। जी कासिम। सर वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे ना ट्रायल बैलेंस में 500 का फर्क आ गया डेबिट क्रेडिट। तो भाई वो अपने पास से डाल दो। सर अपने पास से नहीं ना डाल सकते, इसी वजह से आपसे मदद ली। नहीं डाल सकते? अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा जी, और किसी का कोई मसला जी? अच्छा, बाकी सबका ट्रायल टैली है? हैंड रेज करें स्टूडेंट्स जिनका ट्रायल टैली है। जिनका टैली है? उसामा, जुबैर, मोहम्मद, हमाद, मंजूर, फायजा, गफ्फार। भाई ये सबका टैली है हैं? अच्छा कौन बताएगा? ये पूछते हैं इससे। कौन है जी ये? रुमैसा से पूछ लेते हैं। रुमैसा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? रुमैसा, आवाज़ आ रही मेरी आपको? अब रुमैसा ने बोलना ही नहीं है। अच्छा चलो रहने दो, नहीं बोल रही तो नूरुलैन से पूछ लेते हैं। नूरुलैन, आवाज़ आ रही मेरी आपको? यस सर। ओके, आपका ट्रायल टैली है? यस सर, मेरा टैली है। वेरी गुड। आप मुझे ये बताएं कि आपका जो इसमें बैंक अकाउंट है उसका कितना बैलेंस आ रहा है? सर एक सेकेंड सर, सिर्फ कैश बताना है? बैंक अकाउंट का बैलेंस बताना है। सर 19,000। 19,000 जी। ओके अच्छा जी, आपने ज़रा हमारे साथ ही रहना है। और किसी से पूछो यार, किसी और से भी पूछते हैं। उसामा, जुबैर ये बताएगा। उसामा, आपको आवाज़ आ रही है? सर 90,000 आता है और कैरी जो आता है वो 15,000 होता है। क्लोजिंग बैलेंस 15,000 होता है क्लोजिंग बैलेंस और 90,000 टोटल आता है। नूरुलैन, जब हम बैलेंस कहते हैं तो बैलेंस का मतलब क्या होता है? वो नीचे वाला टोटल तो नहीं है। जो बैलेंस जिसके साथ लिखना है या कंप्रीहेंसिव इनकम लिखना है वो वाली अमाउंट होती है। वो आप मुझे बताएं कि आपकी कितनी आ रही नूरुलैन? सर बताती हूँ अभी। सो गई? अच्छा, उतनी देर हम किसी और से पूछ लेते हैं। ये रुमैसा ने भी तक हैंड रेज किया हुआ है, या तो इसने काम नहीं किया हुआ। जवाब क्यों नहीं ये दे रही? पूछो जरा इससे। रुमैसा, आवाज आ रही है सर आपको? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आपको नहीं जी लगता सर। मेरी आवाज आ रही?
सर आर ही मेरे भाई का मसला बन जाता है। अच्छा, सॉरी मैंने सर। आपसे बैलेंस पूछा था, सर ट्रायल बैलेंस। बैंक अकाउंट का बैलेंस पूछा है, बैंक अकाउंट का बैलेंस। सर इसका आया है 15,000, 15। 15,000। ओके, इसका मतलब है नूरुलैन ने ये जो हमें 19,000 बताया, ये उसने शायद टोटल बता दिया है, बैलेंस 15,000 ही आ रहा है। एक और जी बच्चे सर। ने भी यही बताया कि बैलेंस 15,000 है। जी अब सर। वो कौन था जो कह रहा था जी मेरा ट्रायल टैली नहीं है? क्या नाम था उसका? हैं? कासिम का ट्रायल टैली नहीं था? इसको अनम्यूट करो जरा। जी सर, मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस 15,000 ही है। 15,000 ही है? अच्छा जी, चलो जी। अब ऐसा करते हैं कि इसमें से हमें आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी एंट्री जो है वो आप रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, इनको ज़रा साइड पे करो पार्टिसिपेंट्स को, मैं भी बता देता हूँ इसने कौन सा अकाउंट गलत बनाया हो। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। 500 की तो यार एंट्री भी कोई नहीं है, आपने कैसे फर्क 500 का डाल दिया? अब्बास वाला क्वेश्चन निकालो बेटे, अब्बास वाला। अच्छा, अब्बास वाला क्वेश्चन जो है ना, रुको रुको रुको, ये है। हाँ 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 हाँ। इसमें भी 500 की कोई स्टोरी नहीं है। अच्छा, इसके देखो आखिर में जाके भला इसके मेरे ख्याल लेजर बने हुए हैं टोटल। आगे चलो जरा, और आगे और आगे और आगे और आगे, काफी आगे और आगे। ये सब पढ़ाने के बाद आगे और आगे और आगे, ये तो उसने सिखा दिया ना। और आगे, बिल्कुल आखिर में और आगे। यस 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 यस, रुको 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 रुको, आगे चलो जी, और आगे और आगे और आगे। अच्छा, ये रवि ट्रेडर आ गया, यहाँ भी नहीं। और आगे चलो, हाँ आखिर में, आखिर में चलो चलो। हाँ, सोल्यूशन पे ही आओ ना, वो बास वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है वो। हाँ, उसका सोल्यूशन नहीं अवेलेबल हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, दो बच्चों को ना, एक जिसका ट्रायल टैली उसको अनम्यूट कर दें, और एक इसको अनम्यूट कर दें, इसको अपना कासम सर्वर को। हाँ, ताकि मैं एक से पूछता जाऊं और इधर टैली करता जाऊं। तो ये भी हमें रोमैसा ने बताया, ये वाला बैलेंस तो रोमैसा का ट्रायल टैली है, रोमैसा को अनम्यूट कर लो और इसको कर लो कासिम सर्वर को। बाकी लोग सुन लें जी। अच्छा जी, रोमैसा आप मुझे ना 1 बाय 1 मुझे ज़रा बोल के बताती जाएं बैलेंस आपका कितना है। ट्रायल बैलेंस अपना निकाल लें। यस सर। हाँ जी, सबसे पहला अकाउंट किसका है? कासिम टैली करते जाओ भाई, इसको भी अनम्यूट करो कासिम सर। चलो कासिम, आवाज़ आ रही है? जी सर। अच्छा, अब मैं उधर से पूछ के बोलता जाऊंगा, आपने टिक करते जाना है, जो बैलेंस आपका मेरे ठीक है सर। टिक नहीं होगा वहां रुक जाना है। अच्छा जी, जी ठीक है सर। रोमैसा बोलो बेटा। सर पहला, बैंक। सबसे पहला अकाउंट कौन का है, कौन सा है? बैंक। बैंक 15,000, ठीक है जी। कासिम जी सर। 15,000 ही है। जी सर। आगे चले रोमैसा जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट कैपिटल। कैपिटल कितना बैलेंस है? 30,000। 30,000। जी सर, 30,000 है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट सर स्टॉल 5,000। स्टॉल 5,000, ठीक है। देन 40,000। एक मिनट, कासिम सही है ये जी स्टॉल सर, 5? यही है सर, वैन वैन भी 40, 40,000 है। वैन 40,000 भी ठीक है। नेक्स्ट। लोन 30,000। लोन 30,000, ये भी ठीक है। जी सर, ये भी ठीक है। आगे चलें। परचेजेज 80,500। हाँ, ये यही है सर। 80,500 ही है। जी सर। ओके, ट्रेड नेक्स्ट। पेबल्स 4,500। बिल पेबल्स यही है 4, सर। ये यही है। जी सर, यही है। ट्रेड आगे। रिसीवेबल 1,000। बिल रिसीवेबल रिसीवेबल 1,000, भी 1,000 है। जी। नेक्स्ट। सेल्स 21,000। सेल्स सेल भी 21,000, 21,000 है। जी। नेक्स्ट। ड्राइंग 6,000।
ड्राइंग सर 6000 ड्राइंग मेरी 6500 आई है क्यों तेरी क्यों 6500 आन दी हैं अब सर, वो इस वजह से कि ठीक ठीक है 4000 का बैंक था और ठीक, ओ 2500 की परचेजेस थी। ओ ठहर जा चाचू ठहर जा। रुमैसा थैंक यू। अभी मुझे ज़रा इसके साथ दो दो हाथ करने दें, इसके साथ Yes, sir. कासम सरवर के साथ जी। ये साइड पे करो ना जी ज़रा। अच्छा ड्राइंग की एंट्री कौन सी है? ड्राइंग सर की एक तो एंट्री बैंक है। ओ ठहर जा यार ठहर जा। किधर लिखा हुआ है ड्राइंग वाली एंट्री किस डेट की है? ये 4 5 6 कौन सी है? ये है कहाँ है ड्राइंग की एंट्री? इनमें सर ड्राइंग की पे नंबर 92 पे था सर, वो आपने जो कल दी थी। पे नंबर 92 पे क्वेश्चन है वो। जी सर। आर्टिकल कौन सा है ये? 4.2 नहीं है? ये आर्टिकल लिखा हुआ है ना ये 4.2। आप जहां से क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आर्टिकल नंबर क्या है? सर वो आर्टिकल नंबर नहीं, वो एग्जांपल लिखे हुए अब्बास रिविजिटेड, बस इलस्ट्रेशन नहीं है सर वो। अच्छा अब्बास रिविजिट, इससे आगे है वो? सर ये पेज नंबर याद है कि पेज नंबर 92 था। ओ अंकल उसका कोई आर्टिकल तो होगा ना। सर 2.3 है, 2.3 के नीचे एग्जांपल है दी। 2.3 ये है अब्बास रिविजिटेड, ठीक है। ये वाली सर। अच्छा अब ये देखें, इसके अंदर वो लिखता है कि अब्बास ड्रू 4000 कैश आउट ऑफ द बिजनेस एंड आल्सो टुक इन्वेंट्री ऑफ 2500। हाँ भाई ये तो 6500 ही आनी है। आपकी ड्राइंग का बैलेंस 6500 आना। चलो जी मैं अब बैलेंस बोलता हूँ, आप सारे अपना अपना टिक कर लें, ऐसे तो ऐसे सही। अच्छा जी बैंक अकाउंट का बैलेंस तो 15,000 ही आएगा सबका, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 30,000 क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। वैन अकाउंट 40,000 डेबिट बैलेंस आ जाएगा। स्टॉल अकाउंट 5,000 डेबिट बैलेंस आ जाएगा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी परचेजेस, परचेजेस हमने परचेजेस हमने 2 दफ़ा की हैं, ठीक है। एक होगी परचेजेस ये वाली एंट्री, मैं लेजर बनाए बगैर बैलेंस कर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, 18,000, और दूसरी है 20,500। चेक करें परचेजेस के लेजर का बैलेंस 20,500 ही आ रहा है कासिम? जी सर 20,500 था। ओके डन। अच्छा जी पेबल अकाउंट में बाद में आता हूँ। सेल अकाउंट, सेल अकाउंट में 12,001 हो गया, फिर 9,001 हो गया, 12 और 9 21, और हाँ जी सेल अकाउंट में 21,000 ही बैलेंस आ रहा है। जी सर 21,000। 21,000 ही है। जी सर। ओके लोन अकाउंट में 30,000 बैलेंस आ रहा है। जी सर। ओके ट्रेड सर मेरा मैच हो गया। कैसे मैच हो गया? सानू मुसीबत सर छुपा वो के। मैंने ना परचेजेस में गलती की थी अपने लेजर में। तो फिर क्यों कह रहे हो जी परचेजेस ठीक हैं जब हम आपको कह रहे हैं आपकी नहीं गलत है नहीं तो सर फिर? 20,500 वाली ठीक थी। जो क्रेडिट साइड पे मैंने परचेजेस की थी ड्राइंग अकाउंट की, वो 2,000 लिख दिया था 2500 के बजाय। हाँ तो फिर अकल बड़ी के भैंस? अकल सर। अकल नहीं, मेरा ख्याल है भैंस बड़ी होती है, आपको इतना भी नहीं पता। चलें खैर मसला हल हो गया जी। ये कौन लोग हो गया हैंड रेस कर रहे हैं, इनसे पूछें इनके क्या मसले मसाइल हैं जी। हाफिज मोहम्मद उमर वलीद। सर आपने जो कल क्वेश्चन था वो आर्टिकल नंबर 4.2 ही था, उसमें सिर्फ ये जो पहली 10 ट्रांजैक्शन है ना इस क्वेश्चन में, उसमें सिर्फ वो थी। और ठीक सर हो गया उसका कोई मसला नहीं, किसी ने अगर वो अब्बास रिविजिटेड भी कर लिया है तो उसका भी सही है, प्रैक्टिस ही करनी है ना यार, कोई मसला नहीं है। तो आपका ये ठीक है, जो भी आपने अटेम्प्ट किया उसका ट्रायल टैली है आपका, जी सर ठीक हो गया जी। ये कुछ लोगों ने वो अब्बास रिविजिटेड वाली एग्जांपल कर ली हुई है, कोई मसला नहीं है, मैंने वैसे वो पहले वाली दी थी, लेकिन अगर ये भी कर लिया टैली है तो ठीक है जी। नूरुलैन क्यों हाथ खड़ा कर रही, पूछे इससे। सर जब आपने मुझसे पूछा था मैंने वो वाली एग्जांपल की थी, मैंने उसी का बताया था आपको। ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक है। वो टैली है ना आपका ट्रायल? यस सर मेरा वो 19,000 ही आया था। अच्छा उसमें 19,000 ही था, वो टोटल नहीं यस था, सर। वो टोटल नहीं था, बैलेंस ही था आप कह रही है ना?
यस सर, वो बैलेंस ही था। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, गुस्सा नहीं करना आपने, ठीक है। ओके। अच्छा जी, तो ये हमारा जनाब क्वेश्चन हो गया। ओके, सब ने इसका ट्रायल बैलेंस बना लिया। अब मैंने थोड़ा सा आगे चलना है। जो कल हमने वो नसीर वाला क्वेश्चन था, हमने उसका ट्रायल बैलेंस बनाया था। आज क्यों ना उसके ऊपर आखिरी स्टेप भी परफॉर्म कर दें, ताकि ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल जो है उसके अंदर कवर हो जाए। तो मैंने जो कल ट्रायल बैलेंस आपसे आपके साथ सारे लेजर बना के और आखिर में ट्रायल बैलेंस बनाया था नसीर वाले क्वेश्चन का, वो हम अपने नोट्स में से निकाल लेते हैं और उससे आगे क्या कैसे चीज़ें चलनी हैं हम आज उसके ऊपर बात करेंगे कि जी आखिरी स्टेप जो है वो क्या है। ये मेरे पास वो ट्रायल बना हुआ, ठीक है। तो मुझे एक शीट चाहिए होगी, ब्लैंक शीट चाहिए एक। ये देखिएगा, इसमें मैं इसको दो हिस्सों में ही डिवाइड कर लेता हूं ताकि सारा सोल्यूशन यहीं आ जाए। ये मेरे दो पेज हो गए, ठीक है। इस पेज के ऊपर ये जो भी है नसीर, मिस्टर नसीर या जो भी है, ये आप देखिएगा कि हम इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इधर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, क्या है जी, जो भी होगा, फॉर द मंथ एंडेड, ईयर एंडेड, वट एवर, जो भी, ठीक है ठीक है। ये आ गया जी रुपीस। ओके, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स, फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर आएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब आपका ट्रायल निकालें जी जरा। ये देखें, ये ट्रायल है हमारे पास। इसके अंदर हमारी सेल्स कितनी है, 1,30,000 लिख देते हैं जी, 1,30,000 ये इधर आ गई। अच्छा, इस ट्रायल के नीचे एक छोटा सा सेंटेंस लिख लें आप लोग, ठीक है, कि जी क्लोजिंग स्टॉक, वो मैं इधर लिखने लगा हूं साइड पे, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर या पीरियड जो भी है इज रुपीज 20,000। ओके, बल्कि 20,000 नहीं, हम लिख देते हैं इसको 35,000। कितनी है ये, 35,000 at the end of the year is 35,000, ठीक है। कि जब साल खत्म हुआ तो हमारे पास जो इन्वेंट्री बची हुई थी वो कितनी थी, 35,000, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी परचेजेस कंज्यूम नहीं हुई, वो बिकी नहीं है। उनमें से 35,000 जब साल खत्म हुआ उस दिन हमारे पास पड़ी हुई थी। लिहाजा मेरा जो चीज़ें बिकी हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, वो परचेजेस में से ये क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, तो वो अमाउंट जो बाकी बचेगी वो क्या होगी, वो दरअसल वो अमाउंट है जो कि मेरे पास बची पड़ी हुई थी, जो मेरी कॉस्ट थी। तो लिहाजा कॉस्ट ऑफ सेल की जब हम वर्किंग बनाएंगे, चलें जी, ये देखें कॉस्ट ऑफ सेल है ना, तो इसकी वर्किंग जब हम बनाएंगे एक छोटी सी, वो वर्किंग क्या होगी कि मेरे पास, मैं वो वर्किंग इधर बना देता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल की। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे है, ओपनिंग स्टॉक अगर मेरे पास कोई पड़ा हुआ होता ट्रायल के अंदर नजर आ रहा होता, वो इधर आ जाता है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर हम लिखते परचेजेस, जो कि इस क्वेश्चन में कितनी है, 1,30,000। देखें ट्रायल में नजर आ रही है, चेक करो भी ट्रायल में, ये देखें परचेजेस, ये 1,30,000, ये मैंने यहाँ से उठा के वहां लिख ली, ठीक है। और फिर हमने क्या करना था, इसमें से लेस क्या करना था, लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वो मेरे पास आ रहा है 35,000।
ये ट्रायल के नीचे अलहदा से लिखा हुआ होगा, अभी आप ये समझ, ठीक है। ओके, ये तो टोटल परचेजेस थी ना। अब मैंने यहाँ कॉस्ट लिखनी है, कॉस्ट मीन इन सेल्स के ऊपर जो मेरी कॉस्ट आई है। तो ये तो टोटल 1,30,000 की चीजें खरीदी थी, तो उनमें से अगर 35,000 की बची हुई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक है कोई नहीं, इसका मतलब क्या हुआ 95,000 मेरी क्या है, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ सेल। ये जो मैंने हेडिंग दिया इसका रिजल्ट क्या है, ये 95,000। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 95,000, ये रहा, ये माइनस हो जाएगा सेल में से, कॉस्ट ऑफ सेल, तो 35,000 जो है ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये जरूरी नहीं है क्लोजिंग स्टॉक के बराबर हो, अगर मेरे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक होता और ये भले 35 भी होता तो कॉस्ट ऑफ सेल चेंज हो जानी थी, कॉस्ट ऑफ सेल चेंज होती तो ये ग्रॉस प्रॉफिट 35 नहीं आना था। ये फिगर मतलब कोइंसिडेंस है कि वो उतना ही आ रहा है जितना कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। अब आपने ट्रायल में से देखना है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, निकालें जी ट्रायल, इधर से शुरू हो जाएंगे। एक्सपेंसेस आपको ट्रायल की डेबिट साइड पर मिलेंगे, ज़ाहिर है क्रेडिट साइड पर तो नहीं हो सकते ना एक्सपेंसेस। तो ये बैंक है, ये तो एक्सपेंस नहीं है, ये तो आपका एसेट है। ये इंश्योरेंस, ये मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। एक एक्सपेंस ये हो गया 15,000। वैन जो है ये मेरा एसेट है, ये बैंक भी मेरा एसेट है, ये वैन भी मेरा एसेट है, ये मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। इसके अलावा रिसीवेबल भी मेरा एसेट है, ड्राइंग भी मेरा एसेट है, मेरा मीन बिजनेस का। व्हीकल मेंटेनेंस ये मेरा एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस है, ठीक है। तो लिहाजा मेरे पास दो एक्सपेंसेस हैं, तो मैं इन्हें उधर पोस्ट कर देता हूं, यहां से निकालें जी, ये आ गया। क्या है, इंश्योरेंस, कितना, 15,000, ठीक है। और उसके बाद व्हीकल मेंटेनेंस कितना जी, 2,000, ये, ठीक है। इसका ब्लॉक बनाएंगे हम ऐसे, टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए, 15 और 2 17,000। ये 17,000 हम जब ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 18,000, ठीक है। ये 18,000 क्या है, इसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये क्या है, नेट प्रॉफिट। बात समझ आई आपको? एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मैंने बना दी। अब क्वेश्चन चाहे दुनिया के किसी बड़े से बड़े अदारे का भी हो, उसकी जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है वो एक पेज ही की बनती है। क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर और बहुत सारे कॉस्ट आ जाएंगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी मैंने 2 लिखे हैं, यहाँ और भी बहुत सारे आ जाएंगे, फर्क यही। और वो कहाँ से मैं उठा उठा के लिखूंगा, ट्रायल से उठा उठा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गए। अच्छा, अब मैं ये जगह इसके पैरेलल ही मैं चूंकि बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस जगह को क्लियर करूंगा, ये वाली जो जगह है, ताकि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी यहीं बना सकें। ओके, डन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम, उसी तरह इधर भी लिखेंगे, मिस्टर नसीर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यहाँ लिखेंगे एज ऑन, यहाँ लिखा था फॉर द ईयर, यहाँ लिखना है एज ऑन। क्योंकि मैंने आपको याद है बताया था एवेल्युएशन, वो काउंटिंग की डेफिनेशन करते हुए कि ये पूरे साल की या पूरे पीरियड की पोजीशन होगी, परफॉर्मेंस होगी, और ये किसी खास डेट को हमारे एसेट और लायबिलिटीज ये होंगे, ठीक है। तो लिहाजा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर लिखेंगे एसेट्स और रुपीस। अब एसेट में एसेट जो हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं नॉन करंट
तो मैं इधर हेडिंग दे देता हूं नॉन करंट एसेट्स, ओके, और फिर नॉन करंट एसेट लिखता हूं। ट्रायल निकालें जी, ट्रायल से देख के लिखेंगे नॉन करंट एसेट कौन सा है। ये एसेट है बैंक बैलेंस, क्या ये नॉन करंट है? नहीं सर, ये बिल्कुल भी नॉन करंट नहीं है, ये तो करंट एसेट है क्योंकि इसके अंदर पोजीशन बदलती रहती है। उसके बाद वैन 60,000, ये एसेट है, क्या ये नॉन करंट एसेट है या करंट एसेट है? सर ये नॉन करंट एसेट है क्योंकि इस वैन का बेनिफिट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है, ठीक है, लिहाजा इसे उधर लिखें, यहाँ पर लिखेंगे वैन 60,000, ठीक है। आगे चलें जी ट्रायल पे फिर। उसके बाद परचेजेज, ये तो हमने एक्सपेंस में ले ली, कॉस्ट ऑफ सेल में जो बची वो हमारा नॉन करंट एसेट नहीं है, वो जो इन्वेंट्री बची है वो हमारा करंट एसेट है, वो 15 दिन, महीना, 2 महीने नॉर्मल ट्रेड साइकिल के अंदर बिक जाएगी। रिसीवेबल आगे आ गया, ये मेरा एसेट है लेकिन ये भी करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट नहीं है। ड्राइंग मेरा एसेट है, ये भी नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट नहीं है, बल्कि ये तो मैंने लेना देना नेट कर लेना है, अभी बताता हूँ कैसे। इसके अलावा और कोई एसेट हमारे पास नहीं है, ठीक है। उधर चलें, अगर कोई और एसेट होता तो वो भी यहाँ पर आ जाता, ठीक है। फर्ज करें कोई एक और एसेट होता, उसका नाम यहाँ लिखते, उसकी फिगर यहाँ लिखते, उसके ऐसे ब्लॉक बनाते और ये टोटल यहाँ पर आ जाता, लेकिन यहाँ पर बहरहाल चूंकि एक ही एसेट है लिहाजा 60,000 ही हमारे पास जो है वो चीज उसका आ रहा है बैलेंस, ठीक है। तो ये इस तरह हो जाना था, ये मैंने आपको समझा दिया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, उसके बाद आगे जी करंट एसेट्स, ये देखिए करंट एसेट्स। अब जो करंट एसेट हैं वो लिख लें, देखें जी कौन कौन से करंट एसेट हैं। ये मेरे पास ट्रायल के अंदर बैंक बैलेंस 5,43,000, ठीक है। ये वो जो नसीर वाला क्वेश्चन है उसका ट्रायल जो हमने कल बनाया था, हम उसको आगे लेके चल रहे हैं। लिखें जी इधर, इधर लिखेंगे बैंक बैलेंस 5,43,000, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद आ गया जी ये वैन, ये तो हो गया। उसके बाद रिसीवेबल, ये करंट एसेट है, निकालें जी उधर, ये हमने लिखा रिसीवेबल, कितनी अमाउंट है 40,000, ये आ गया जी 40,000, ओके। उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग मेरा एसेट जरूर है लेकिन ये उस बंदे से पैसे हमने लेने हैं जिसके पैसे हमने कुछ देने भी हैं। उसके कौन से पैसे देने हैं? उसका भाई ये कैपिटल देना है, ये वाले पैसे उसके देने हैं, ये ड्राइंग वो ले गया, ये पैसे हमने उससे लेने हैं। तो जो पैसे हमने उसके देने हैं और जो हमने लेने हैं वो उसमें से हम नेट कर देंगे, इसको एसेट है लेकिन इसको एसेट साइड पर नहीं लिखेंगे। जब कैपिटल को लायबिलिटी लिखेंगे तो उस लायबिलिटी में से ये माइनस कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये एसेट वहां नेट हो जाएगा, ठीक है, ओके। और कोई एसेट हमारे पास नहीं है, चलें जी। तो मेरे पास यही दो करंट एसेट थे, ये इनका ब्लॉक बन जाएगा, क्या हुआ जी 5,83,000, ये आ गया। और इसको जब मैं टोटल करूंगा यहाँ तो ये टोटल कितना हो गया 11,83,000, नहीं ये 60,000 है जी, कितना 6,47,000 कितना आ रहा है 643,000, ये आ गया जी मेरे पास टोटल। यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका टोटल, ये क्या हुआ, ये एसेट साइड का टोटल आ गया, ठीक है। अब हम लायबिलिटी साइड पर आते हैं, क्या लिखेंगे हेडिंग, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये जैसे मैंने ये हेड लिखा है ना, ये मैंने कैप्स में लिख दिया, इसे भी मुझे कैप्स में लिखना चाहिए था, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो उसमें सबसे पहला हेड कौन सा होगा, वो होगा इक्विटी का, ये जैसे हमने इधर नॉन करंट एसेट लिखा।
अब इक्विटी में क्या लिखेंगे जी? सबसे पहले इक्विटी में क्या आएगा? कैपिटल कितना है जी? ट्रायल से देख के लिखें। ये आ गया 5 लाख रुपया, ठीक है। ये हम यहाँ लिखेंगे 5 लाख, ओके। इसमें से हम ड्राइंग माइनस करेंगे। ड्राइंग लायबिलिटी नहीं है, ड्राइंग एसेट है, लेकिन चूंकि उस बंदे के ये पैसे देने थे लिहाजा उसको आपस में स्टैंडर्ड कहते हैं नेट ऑफ कर लें। 10,000 ये हमने ड्राइंग इसमें से माइनस कर दी। लायबिलिटी साइड पर एक फिगर माइनस करने का मतलब क्या है कि वो एसेट था और हमने इधर नेट ऑफ कर दिया। और आपको याद है ये वाला जो प्रॉफिट निकला है इसने इसके साथ लिंक एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है वो पार्ट ऑफ इक्विटी है। ये पैसे मैंने किसको देने हैं? प्रॉफिट अर्न करके किसके लिए अर्न करते हैं? बिजनेसमैन के लिए। तो ये जो 18,000 है ये मैंने बिजनेसमैन को देना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। वो कितना है? 18,000। ये मैं इसमें क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा, ठीक है। और इस तरह ये मेरा इक्विटी ब्लॉक मुकम्मल हो जाएगा। कितना बन गया जी? 5,08,000। 10,000 माइनस हुआ, 18,000 ऐड हुआ, 5,08,000 ये आ गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला हेडिंग आएगा, हम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी तो कोई है नहीं जिसको वो बताए कि जनाब ये हमने 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद पे करना है। तो हमारे पास जो लायबिलिटीज आ रही हैं वो सारी की सारी क्या हैं? वो करंट लायबिलिटीज ही हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं करंट लायबिलिटीज। ये हेडिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको शो करना है। ट्रायल में क्या रह गया जी? ये सेल तो सेल है, इनकम में चली गई, ये लिखी गई, ये चली गई। ये जी एक ये पेएबल है और दूसरा ये लोन है, ठीक है। अब मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि लोन अगले 12 महीनों में पे कर देना। अगर अगले 12 महीनों में पे करना है तो ये करंट लायबिलिटी है। और अगर हमने वहां कुछ लिखा हुआ था लोन के बारे में सवाल, शायद चेक करो जरा। हाँ, रीपेएबल इन 2 ईयर्स। अब ये 2 सालों में पे करना है। आप यूँ समझ लें इसका मतलब है 2 साल बाद पे करना है। तो फिर ये लोन करंट लायबिलिटी नहीं है। करंट लायबिलिटी आपको याद है रट्टा मारा हुआ है, वो लायबिलिटी है जो अगले साल में पे करनी है। तो ये 2 सालों बाद पे करना है, हम ये इसका मतलब ये ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इसका मतलब यह है कि 2 सालों में पे करना है। अब मुझे पता नहीं कि कितना 1 साल में करना है, कितना 2 साल दूसरे साल में करना है। तो हम इसको यहाँ पर ये वाला जो 70,000 है ये तो प्योर करंट लायबिलिटी है, लेकिन ये जो 1 लाख है ये 2 साल बाद अगर पे करेंगे तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है। चले जाएं उधर। तो फिर यहाँ पर पहले क्या आएगा? पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो नॉन करंट लायबिलिटी पहले हम लिखेंगे, ये रहा नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और वो नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? वो है लोन, बैंक लोन। वो कितनी आ गई जी? 1 लाख। ये और फिर आएगी हमारे पास करंट लायबिलिटी, ये लिख देंगे करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और वो क्या है? पेएबल। वो क्या है? पेएबल्स। वो कितने हैं जी पेएबल? 70,000। ये 70,000। और अब ये इक्विटी का टोटल हो गया, ये नॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल हो गया, एक एक की फिगर, और ये 70,000 करंट लायबिलिटीज। और अब हम इसको जब हम ओए पहले ही खतरा था, अब ये यहाँ नहीं लिखेगा। नीचे लिखा नहीं ना जाना अब इसमें। तो ये टोटल कितना हो गया जी? यहाँ पर अब एक टोटल लगाना है हमने, वो मैं यहाँ अलहदा लिख देता हूँ। वो टोटल हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो टोटल है इन 3 फिगर्स का कितना बना? 5,08,000 जमा 1,06,08,000 और जमा 7,000। कितना हो गया? ये क्या हुआ? नहीं ये 70,000 है ना, सॉरी ये 7,000 नहीं 70,000 है। 5,08,000, हाँ
तो ये कितना बना 6,08,000 और जमा 70,000। हाँ जी, एक काम हम गलत करके गए, हमने एक चीज़ छोड़ दी, अभी बता देता हूँ। तो ये कितना बना जी 6,78,000 इसका टोटल आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, वो जो परचेजेस का कुछ पोर्शन इन्वेंट्री का बचा था वो हमने यहाँ लिखा नहीं है, वो यहाँ हमें लिखना चाहिए था। वो क्या था, वो हमारा एसेट था। ये देखें ना, यहाँ हमने ऐसे लिखना था, इधर मैं लिख देता हूँ अभी। इन्वेंट्री कितनी थी इन्वेंट्री, 35,000, ये 35,000। ठीक है, अब इस ब्लॉक को मैं, ये 3 फिगर जब हम टोटल करेंगे ये वाली, तो इसका टोटल ये वाला चेंज हो जाएगा, ये भी और ये भी। ठीक है, अच्छा जी, कितना टोटल आ गया जी, ये देख लें। वो एक फिगर हम मिस कर गए थे यार, जो बचा हुआ स्टॉक है वो हमारा एसेट है ना, वो हम ऐसे तो नहीं कर सकते यदि उसको एसेट ही ना लें, उसका बेनिफिट हमने फ्यूचर में लेना है, आने वाले साल में लेना है, लिहाजा वो हमारा एसेट है। उसे क्या करना है, परचेजेस में से माइनस कर देना है और इधर करंट एसेट में इन्वेंट्री के तौर पर ये शो कर देना है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हुआ करंट एसेट का, 6 नहीं, ब्लॉक का टोटल 618,000 ये आ गया, और प्लस इसमें ये 60,000 जमा किया तो कितना आ गया, 6,78,000। ठीक है, ये वही 6,78,000 है जो कि अगर आप तवज्जो करें तो ये 6,78,000 एसेट्स का भी टोटल आ गया और 6,78,000 हमारी लाइबिलिटीज का भी टोटल आ गया। इस तरह से ये वो अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई जो कि हम एक एक एंट्री के जरिए करते, तो आखिर में टोटल एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी आने थे। तो लेकिन हमने अकाउंटिंग सिस्टम के जरिए ट्रायल बनाया और उस ट्रायल से फिर हमने जो इनकम और एक्सपेंसेस थे यहाँ नेट करके प्रॉफिट निकाल लिया, और जो एसेट और लायबिलिटीज थी उनको यहाँ हमने इक्वेट कर दिया, और ये जो प्रॉफिट निकला है इट इज़ पार्ट ऑफ इक्विटी, ये हमने वहाँ पर शो कर दिया। तो ये जो स्टेटमेंट बन रही है इसे हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम फाइनल अकाउंट्स कहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये करने का मकसद ये था, ये यहाँ नहीं हुआ होगा इस वक्त ना, यहाँ मुझे आपको ये करवाने का पर्पज़ ये था कि ये वो एंड प्रोडक्ट है जिस पे हमने जाना है। अब इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हम लर्न करेंगे, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर हम करेंगे। ठीक है, ये तो ऐसे एक जस्ट स्टार्टर था, हमने पूरा पूरा चैप्टर करना है, चैप्टर नंबर 13। उसके अंदर हम कम से कम कोई 12, 15, 20 सवाल करेंगे जिनके अंदर ट्रायल दिए हुए होंगे और उनसे हमने फाइनल अकाउंट बनाना है। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसी ट्रायल को पकड़ के उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी है ताकि अब हमारी वो अंडरस्टैंडिंग मुकम्मल हो जाए। पीछे चलो जी जरा, अपना वो जो ये देखें, अब ये देखें, ये गिव एंड टेक हमने किया, हमने उससे ट्रांजैक्शन बनाई, उसको जर्नल में लिखा, लेजर बनाए, लेजर के बैलेंस करके ट्रायल बनाए, और आज हमने ट्रायल से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव और इस तरह अकाउंटिंग साइकिल की अंडरस्टैंडिंग की हद तक कम से कम ये हम लोग मुकम्मल हो। अब इस दौरान बड़ी चीज़ें आएंगी, बहुत उतार चढ़ाव आएगा जिसको कि हम हैंडल करेंगे। अब आपका होमवर्क ये है कि ये जो अब्बास रीविजिटेड वाला क्वेश्चन है, निकालो जी ज़रा वो कहाँ है। अब्बास की 2 एग्जांपल हैं, एक पहले वाली जो कल मैंने आप लोगों को ट्रायल बनाने के लिए दी थी, और एक ये वाली है जिसमें 10 ट्रांजैक्शन है। ठीक है, यही वाली है जिसमें ड्राइंग्स वगैरह हैं। नहीं, ये वाली नहीं है, ड्राइंग वाली निकालो ना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस पे इसको भी अब्बास रिविजिटेड लिखा हुआ है, लेकिन ये एग्जाम्पल लिखी हुई है। ठीक है, आज आप लोगों ने जिन्होंने तो कर लिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं की वो आज इसके जर्नल बनाएंगे, इसके लेजर बनाएंगे, उनको बैलेंस करेंगे, ट्रायल बनाएंगे, और सब लोग क्या करेंगे, उन ट्रायल से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के लाएंगे। ठीक है, आप इसमें यूं समझ लें कि मैं आपको स्टॉक की फिगर लिखवा देता हूँ, इस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, मुझे ज़रा कुछ चेक करने दें कि मैं क्या फिगर लिखवाऊँ आपको। 40, 18, 20,500
सेल कितनी है? 12,000। हाँ जी, आप इसके अंदर लिख लें, यहाँ पर क्वेश्चन का पार्ट बना लें कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 4,000। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 4,000। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में शायद कोई एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ सेल और कॉस्ट ऑफ सेल ही है और ग्रॉस प्रॉफिट ही नेट प्रॉफिट होगा, क्योंकि सिंपल है ना। तो अल्टीमेटली आप ऐसा करें, एक एंट्री भी इसके अंदर ऐड कर लें, मैं वो आपको लिखवा देता हूँ। एक और एंट्री कर लें यहाँ पर, 13 नंबर एंट्री लिख लें यहाँ पर। अब्बास पेड यूटिलिटी बिल्स ₹1,000। ठीक है, एक और ट्रांजैक्शन लिख लें, नंबर 14। अब्बास पेड सैलरी टू स्टाफ ₹500। लो जी, जिन्होंने इसका ट्रायल बनाया हुआ है ना, जो बच्चे, वो अपने उन्हीं लेजर के अंदर इन दो एंट्रीज का इफेक्ट भी ले लें। क्या करेंगे, एक लेजर बनेगा यूटिलिटी बिल्स का, यूटिलिटी एक्सपेंस 1,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा और बैंक 1,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा, लिहाजा बैंक बैलेंस के अंदर एक और एंट्री 1,000 रुपया कम हो जाएगा बैंक बैलेंस। और एक एंट्री क्या आएगी, सैलरी डेबिट और बैंक क्रेडिट। ठीक है, तो ये दोनों एक्सपेंसेस हो जाएंगे 1,000। दो लेजर बनेंगे, एक इसका बनेगा सैलरी का, एक बनेगा यूटिलिटी बिल्स का, और उनका बैलेंस निकलेगा, सैलरी वाले का निकलेगा 500 और यूटिलिटी एक्सपेंसेस वाले का निकलेगा 1,000। और ये दो नए ट्रायल के अंदर बैलेंस आ जाएंगे, दो लेजर नए बनेंगे, और जो बैंक बैलेंस है वो जितना भी आपका आ रहा था उसमें से 1500 मजीद कम हो जाएगा, क्योंकि ये दो खर्चे हुए। उसके बाद अब जब आप इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, कंसिडरिंग दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास कितने की पड़ी हुई है, 4,000 की है। ये क्या है, 4,000 है ये। ठीक है, 40,000 नहीं है, सिर्फ क्या है, 4,000 है। तो ये आपका कल का होमवर्क है, आप इसको करके आएंगे और कल इंशाल्लाह ताला हम इस चैप्टर की जो बाकी डिस्कशन है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक ये चीज़ बिल्कुल आपको कंफर्म होनी चाहिए। जी, किसी का कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी कासिम सरवर। सर मुझे ये बात समझ नहीं आई, ये आपने इक्विटी में ड्राइंग को जो माइनस किया ना 10,000, तो ये एक दफा मुझे समझा देते हैं, और ये भी बता देते हैं कि जो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसमें परचेजेस को एक्सपेंस नहीं कंसीडर करते हम। नहीं, आपको याद नहीं, मैंने आपको बताया था खर्चे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर पिछला भूलने लग जाएंगे तो फिर तो मैं कभी भी आपको आगे नहीं पढ़ा सकूंगा। याद आया कि नहीं याद आया? मैंने कहा था कुछ जी खर्चे सर। वो होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं और परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। आपको याद होना चाहिए, जी मैंने सर। बताया था कि प्रोडक्ट को सेलेबल कंडीशन में लाने तक का जो खर्चा, आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैंने गुजरांवाला से चेयर्स खरीदी, मैंने रास्ते का किराया दिया, जी सर। मैंने लोड कराया, मैं अनलोड कराया, वहां तक का खर्चा जो है वो भी एक्सपेंस ही है, कॉस्ट ऑफ सेल भी एक्सपेंस ही है। आज पिछले चैप्टर जरा निकाल के देखना ना, और नोट्स निकाल के देखना, वो भी एक्सपेंस है, उसे कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो परचेजेज एक्सपेंस हुई हैं, लेकिन कितनी हुई हैं, जितनी बिकी हैं, जो बच गई हैं उनको हमने एसेट बनाया है। एक चीज, इक्विटी वो पैसे हैं जो हमने ओनर को देने हैं, और ड्राइंग वो पैसे हैं जो ओनर से लेने हैं, लिहाजा हमने उसे नेट ऑफ कर लिया। बेवकूफ़ों की तरह ये लिखते कि जी मैंने 100 रुपया लेना है और ये लिखते जी मैंने 10 रुपया देने हैं, तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि मैंने 90 रुपये लेने हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो ये काम किया है जी। क्लियर ठीक हो है। गई बात? जी मिनाल। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो कॉस्ट ऑफ सेल समझा दें एक दफ़ा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। कॉस्ट ऑफ सेल मैंने बताया, परचेजेज में ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री तो क्वेश्चन में है नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो यस सर। ठीक है परचेजेज भी सर। हैं, परचेजेज में से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल दी तो बाकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। ठीक है, ओके थैंक यू सर। और जी बस जी, कल आप लोग ये जो अब्बास वाली, ये सामने वाली, ये इस वक्त आपके स्क्रीन पे एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपने दो एडिशनल एंट्रीज हैं क्या, कि अब्बास पेड यूटिलिटी बिल्स ₹1,000
अब्बास पेड सैलरी टू स्टाफ ₹500। ये और तीसरी इंफॉर्मेशन मैंने क्या लिखी है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 4000। इन एडिशनल 3 चीज़ों के साथ आपने इसके लेजर बनाने हैं। और ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वाली बात है, इसका लेजर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे मैंने आज किया उस वक्त बनाते हुए इसका इम्पैक्ट देंगे। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो 2 एंट्रीज हैं, ये 2 नए लेजर बनेंगे, एक यूटिलिटी एक्सपेंसेस का और स्टाफ सैलरी का। और एक और इसका इफेक्ट और किस लेजर में जाएगा? बैंक के लेजर में। ये भी पेमेंट हुई है, ये भी पेमेंट हुई है, तो आपका बैंक का बैलेंस चेंज हो जाएगा जिन्होंने पहले बनाया हुआ है, और 2 नए लेजर खुलेंगे और उनके बैलेंस ट्रायल में चले जाएंगे। और उसके बाद फिर आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को ये कंसिडर करके कॉस्ट ऑफ सेल बनाते वक्त इसकी आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कम्प्रीहेंसिव इनकम बना के लानी है। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग इससे आगे चलेंगे। अल्लाह मियां आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। थैंक यू।